सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हिंदी से प्रगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 5 जो यूनिट एलटी के सिलेबस में दिया गया है, उन 5 यूनिटों से जो संभावित परीक्षोपयोगी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम आप सबके सम्मुख रखने वाले हैं। देखिए साथियों, समय कम है, तो अब हम सभी चीज़ों का सार रूप में यदि ग्रहण करते हैं विषय वस्तु को, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमको फ़ायदा तो होगा ही। तो वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यकीन कीजिएगा कि वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए लाभप्रद होगी। और हमने जो 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में महत्वपूर्ण अपना स्थान रखते हैं। क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि 5 यूनिट से हम बहुत सारे प्रश्नों को आपके सम्मुख एक बार में ही रख दें। तो हम आज ये जो 30 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आपके सामने रखने वाले हैं। ऐसे ही हम आगे भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करके प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख रखेंगे जो परीक्षोपयोगी होंगे। आप सभी को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिप्रेरणा हमारे सिलेबस में भी है। तो पहला विकल्प है आवश्यकता, दूसरा है भौतिक संरचना, तीसरा है वातावरण, चौथा है जन्मजात। तो आपको बताना है कि अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, पूछा है। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर है भौतिक संरचना। अभिप्रेरणा पर भौतिक संरचना का प्रभाव नहीं पड़ता है, आवश्यकता का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है और जन्मजात प्रवृत्तियों का अभिप्रेरणा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भौतिक संरचना पर अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। देखिए, जो लर्निंग है, सीखना है, उसकी जो प्रथम अवस्था है उसमें सीखने की गति होती है। तेज होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है या कोई नहीं। तो साथियों बताइए, जो सीखना है उसकी जो प्रथम अवस्था है उसकी गति कैसी होती है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर है तेज होती है। व्यक्ति सबसे पहले तेज सीखता है, उसके बाद वह गति धीरे धीरे करके नीचे को आती है, ये ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? देखिए, व्यक्तित्व जैसे कि पर्सनालिटी, इस प्रश्न में 2 उत्तर छुपे हैं। एक तो यह है कि व्यक्तित्व शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है ये बताना है, दूसरा प्रश्न है। तो विकल्प है पर्सोना, दूसरा है पर्सन, तीसरा है पर्सनल, चौथा है पर्सनालिटी। तो साथियों, इसका उत्तर है पर्सोना शब्द से हुई है उत्पत्ति, और व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? देखिए, जो बुद्धि लब्धि का चार्ट आप सभी ने पढ़ा होगा, 140 से ऊपर प्रतिभाशाली, और उसके बाद सामान्य बुद्धि, आगे जो पूरा चार्ट क्रम चलता है, उस चार्ट में पूछा जा रहा है कि जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। पहला विकल्प है 111 से 120, दूसरा है 51 से 110, तीसरा है 71 से 80, चौथा है 70 से कम। तो साथियों बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 70 से कम। 70 से जो कम होती है बुद्धि, वो जड़ बुद्धि की श्रेणी में बच्चे को रखा जाता है। 140 से ऊपर प्रतिभाशाली और 70 से कम जड़ बुद्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है, अति महत्वपूर्ण है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन
क्या कहता है देखिए, सही है, सही हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो बताइए साथियों, जो पुरुष हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या कहता है? सही है, या सही हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, या बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। तो साथियों, इसका सही उत्तर बताइए क्या है? इसका सही उत्तर है लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। यह कहीं नहीं होता कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह एक ऐसा पूर्वाग्रह बना दिया गया है ना। उसके बाद छठा प्रश्न है, कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, वीर बनो हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है, तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह कथन किसका है? पहला विकल्प है स्वामी रामतीर्थ, दूसरा है स्वामी विवेकानंद, तीसरा है सरदार पटेल, चौथा है साथियों सुभाष चंद्र बोस। अति महत्वपूर्ण कथन है, ऐसे ही कथन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि वीर बनो हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है, तथा भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह कथन विवेकानंद जी हैं का है। तो आप ऐसे तार्किक रूप से भी याद कर सकते हैं, जिसके पास विवेक होगा, समझ होगी, वो समझ का सदुपयोग करेगा तो वो डरेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें मूलभूत ये बात कही है कि निर्भय बनो और डरो मत, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे पाप हो, चाहे नरक हो, चाहे अधार्मिकता हो। तो निडर जिसके अंदर समझदारी होगी, जिसके अंदर विवेक होगा, तो ऐसे भी आप इसको तार्किक रूप से भी आप याद कर सकते हैं। तो कथन है विवेकानंद, इसका सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया? देखिए, अनुशासन के कई प्रकार हैं, लेकिन आपको बताना है कि गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया। पहला विकल्प है कठोर अनुशासन, दूसरा है दमनात्मक अनुशासन, तीसरा है आत्मानुशासन, चौथा है प्राकृतिक अनुशासन। तो साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आत्मानुशासन। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति यदि स्वयं में अनुशासित होगा तो वो सब कुछ उसके लिए संभव है। तो आत्मानुशासन की बात की है उन्होंने, कहा कि स्वयं में अनुशासन होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कठोर अनुशासन, दमनात्मक, ये दोनों तो आज के परिप्रेक्ष्य में निषेध हैं, है ना। तो उन्होंने आत्मानुशासन की बात की है गांधी जी ने, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आठवां प्रश्न है, गांधी जी का शिक्षा को क्या योगदान है? गांधी जी ने शिक्षा को क्या योगदान दिया है, इसको बताना है आपने। पहला है मातृभाषा की महत्ता, दूसरा है शिक्षा की नवीन योजना, तीसरा है बुनियादी शिक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी। साथियों इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। इन्होंने मातृभाषा को भी महत्व दिया है, और शिक्षा की नवीन खोजों को भी महत्व दिया है, और बुनियादी शिक्षा को भी महत्व दिया है, तथा इसका सही उत्तर होगा सभी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसे विचार पूछे जाते हैं महापुरुषों के। तो गांधी जी ने मातृभाषा को भी महत्व दिया है, शिक्षा की नवीन योजना को भी महत्व दिया है, और बुनियादी शिक्षा को भी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नवां प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री डीवी अधिक बल देता है था। जो जॉन डीवी थे वो किस पर बल देने की बात करते थे? लेबोरेटरी शिक्षा पर, पुस्तकीय शिक्षा पर, सामान्य शिक्षा पर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर है लेबोरेटरी शिक्षा पर। जॉन डीवी कहते थे कि शिक्षा लेबोरेटरी की तरह होनी चाहिए, यानी बच्चे करके सीखें, है ना। तो उन्होंने लेबोरेटरी शिक्षा पर अधिक बल दिया है, ये ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, डीवी के आधार पर शिक्षा क्या है? शिक्षा स्वयं जीवन है, शिक्षा जीवन की व्याख्या है, शिक्षा बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करती है, शिक्षा सुख प्राप्त करने का साधन है। तो आपको बताना है साथियों, डीवी के आधार पर शिक्षा क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शिक्षा स्वयं जीवन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा तो अपने आप में एक जीवन है, जीवन की तरह है ना। तो जॉन डीवी के आधार पर शिक्षा स्वयं जीवन है। 11वां प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है?
पहला विकल्प है निश्चयात्मक, दूसरा है निषेधात्मक, तीसरा है पुस्तकीय, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताइए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए जो प्रश्नों की श्रृंखला आपके सम्मुख है ये चुनिंदा सेलेक्टेड प्रश्न हैं जिनकी परीक्षा में प्रबल संभावना है, अतः आप बड़ी गंभीरता से, बड़ी तल्लीनता से इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी को लाभ तो होगा। तो रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा को महत्व दिया है या उसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बच्चा जो है प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। विद्यालय शिक्षा का तो बड़ा विरोध किया है रूसो ने, प्रकृति से सीखने की बात की है। शिक्षक का स्थान भी उन्होंने बहुत पीछे रखा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा को बल दिया है या शिक्षा का समर्थन किया है। 12वां प्रश्न है, 12वां प्रश्न है साथियों, हाँ, ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, कथन क्या कहता है। देखिए यथार्थवाद में ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ, तो यह कथन क्या कहता है। यह कथन सत्य है या असत्य है, या आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है। तो बताइए साथियों, जो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद था उसका विकास क्या 17वीं शताब्दी में हुआ था। जी, उसका विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद 13वां प्रश्न है, शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है आदर्शवाद में, प्रकृतिवाद में या प्रयोगवाद में या प्रयोजनवाद में। तो बताना है कि कौन से वाद में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। तो साथियों जैसे कि शब्द से पता लग रहा है, आदर्शवाद शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि जो प्रकृतिवाद है यह शिक्षक को गौण मानता है और कहता है कि छात्र या बालक प्रकृति से सब कुछ सीख लेता है। तो ध्यान रखेंगे, आदर्शवाद शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि प्रकृतिवाद शिक्षक का महत्व गौण मानते हैं यानी अप्रधान मानते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओवरहेड प्रोजेक्ट के लाभ हैं। देखिए OHP ओवरहेड प्रोजेक्ट, इसके क्या लाभ हैं आपको बताना है। पहला विकल्प है यह यंत्र अधिक महंगा नहीं होता, दूसरा है OHP के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित किया जाता है, तीसरा है OHP का संचालन बहुत ही सरल होता है, इसका संचालन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर है उपयुक्त सही, क्योंकि OHP यानी ओवरहेड प्रोजेक्ट यंत्र अधिक महंगा नहीं होता है और OHP के द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित किया जाता है और OHP का संचालन बहुत ही सरल होता है, इसका संचालन प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ओवरहेड प्रोजेक्ट से संबंधित ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था। 15वां प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। देखिए जो एक्शन रिसर्च है वह एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। पहला विकल्प है नवीन ज्ञान की खोज करता है, दूसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास करता है, तीसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, और चौथा है इनमें से सभी। तो बताना है साथियों आपको क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होगा। तो साथियों इसका उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। एक तो विद्यालय और दूसरा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली, उसमें सुधार लाना इसका उद्देश्य है। किसका? क्रियात्मक अनुसंधान का यानी एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च कहता है कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली है जो, उसमें सुधार कैसे लाया जाए उसके लिए एक्शन रिसर्च करवाया जाता है। 16वां है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कई बार साथियों हम सभी जल्दबाजी में प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं और गलत उत्तर दे देते हैं, जिससे हमको जो प्रश्न है वो आते आते गलत हो जाता है। तो आपको प्रश्न को बड़े अच्छी तरह समझना है, पढ़ना है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है। नहीं की बात की जा रही है। पहला विकल्प है 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, दूसरा है
आपदा राहत कार्य में, तीसरा है चुनाव संबंधी कार्य में, चौथा है पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में, क्योंकि शिक्षक जनगणना भी करते हैं जो 10 वर्ष पश्चात होती है। आपदा राहत कार्य में यदि कोई ट्रेजेडी या कोई भी डिजास्टर, कोई भी ऐसी आपदा आती है, कोई भी अशोभनीय यदि कार्य हो जाता है, संकट आता है कोई, तो उसमें शिक्षक साथ रहेगा। और चुनाव संबंधी कार्य में साथ रहेगा। केवल पल्स पोलियो कार्यक्रम को शिक्षक नहीं करेगा, अर्थात उसका जो है वह कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ऊपर के तीनों सभी सम्मिलित होंगे, ये ध्यान रखेंगे। 17वां है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, संभावना है पेपर में बने रहने की, आने की। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? इस प्रश्न में 2 उत्तर भी हैं। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची, यानी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य और केंद्र, एक तो ये है। दूसरा, किस वर्ष रखा गया है पूछा है। पहला है 1952, दूसरा है 1976, तीसरा है 1986, चौथा है 1992। तो बताइए साथियों, संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को किस वर्ष समवर्ती सूची में रखा गया? तो इसका उत्तर है 1976 में। 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है। उसके बाद मूल्यांकन का अर्थ है, इवैल्यूएशन की क्या मीनिंग है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। पहला है परिणाम व प्रगति की जांच करना, तीसरा है परीक्षा करना, चौथा है निर्णय करना। देखिए मूल्यांकन का अर्थ क्या है आपको बताना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों इसका सही उत्तर है परिणाम व प्रगति की जांच करना। ठीक है। कई लोग परीक्षा करना में भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मूल्यांकन का जो वास्तविक अर्थ है वो परिणाम और प्रगति की जांच, रिजल्ट क्या निकला और कितनी प्रोग्रेस की, उसकी जो है जांच करना मूल्यांकन का अर्थ है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। देखिए साथियों, ये जो श्रृंखला है बहुत चुनिंदा है, तो बार बार हम बता रहे हैं आपको, अति महत्वपूर्ण है, कोई भी प्रश्न आपको हल्के में नहीं लेना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आता है, उसका एक ही उत्तर होता है, उसके कई उत्तर होते हैं। तो आपको बताना है जो ऑप्शनल क्वेश्चनएयर होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है साथियों, उसका एक ही उत्तर होता है, ध्यान रखेंगे, उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता उसका एक ही उत्तर होता है। 20वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। गुणात्मक होता है या निदानात्मक होता है या परिणामात्मक होता है या इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसमें गुणात्मकता को भी देखा जाता है, और यदि कोई निदान की बात करता है तो निदानात्मकता भी उसमें होता है, और परिणाम की बात की जाती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर है इनमें से सभी। 21वां प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है। देखिए जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो 2005, उसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया कि कौन सा सुधार किया जाना चाहिए। पहला है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरा है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, चौथा है इनमें से सभी। तो बताइए साथियों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। देखिए एनसीएफ 2005 कहता है कि परीक्षा में सुधार के लिए खुली पुस्तक परीक्षा हो और समय समय पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी हो और सामूहिक कार्य मूल्यांकन भी हो। ठीक है। तो अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये उपरोक्त तीनों सही हैं विकल्प। उसके बाद 22वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय। देखिए समावेशी विद्यालय किसे कहेंगे। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। दूसरा है विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है।
तीसरा है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। चौथा है शिक्षार्थियों को की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है पहला वाला, शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना कि किसी बच्चे के पास कार्य करने की कितनी क्षमता है इसको छोड़ दीजिए आप। समावेशी विद्यालय करता है सभी के अधिगम प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। समावेशी से तात्पर्य यही है, उसमें चाहे मंदबुद्धि हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छात्र बालक हो, कोई भी बालक हो, कोई भी छात्र हो, वह अधिगम प्रणाली को और किसकी, सभी की अधिगम प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। कौन? समावेशी विद्यालय। ये ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद 23वां प्रश्न है, जेंडर कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है या अपरिवर्तनशील होता है या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? देखिए साथियों, जो जेंडर होता है वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे इसको भी। 24वां प्रश्न है, आधुनिक भारत की आदि कवि कौन है? पहला विकल्प है ज्योतिबा फुले, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सावित्रीबाई फुले। तो साथियों, आधुनिक भारत की जो आदि कवि हैं वो सावित्रीबाई फुले हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे हूबहू ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत की आदि कवि सावित्रीबाई फुले है। 25वां प्रश्न है साथियों, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से जीवन का सामंजस्य बनाए। किसने कहा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथन है। तो आपको बताना है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से जीवन का सामंजस्य बनाए। ये किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, या विवेकानंद ने कहा, या रूसो ने कहा? तो साथियों ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उन्होंने कहा था कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से जीवन का सामंजस्य बना दे। ठीक है, ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर। अब इसको हम थोड़ा तार्किक रूप से थोड़ा सा कोरिलेट करके भी प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। जैसे रवि के जो इंद्र हैं अर्थात सूर्य के जो इंद्र हैं वो सर्वोत्तम है और वो संपूर्ण सृष्टि का सामंजस्य बना देते हैं। कौन? रवि के जो इंद्र हैं अर्थात सूर्य के जो इंद्र हैं वो सर्वोत्तम है और संपूर्ण सृष्टि से जीवन का सामंजस्य बना देते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं साथियों। देखिए कई बार ऐसे कथनों को हम रट नहीं पाएंगे, कहीं न कहीं उत्तर का प्रश्न के साथ में कोरिलेट करते हैं, थोड़ा सा जोड़ते हैं, तो आपको विकल्प याद आ जाता है परीक्षाओं में। 26वां प्रश्न है, ऑन आइडियाज तथा ऑन फिलोसफी पुस्तक किसकी है? अरस्तु की है या प्लेटो की है या रूसो की है या प्याजे की है? साथियों ये जो पुस्तक है, ये दोनों पुस्तकें ऑन आइडियाज तथा ऑन फिलोसफी पुस्तक जो है अरस्तु की है। ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 27वां प्रश्न है, एसेज ऑन गीता पुस्तक के लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है आपको बताना है। पहला विकल्प है अरविंद घोष, दूसरा है विवेकानंद, तीसरा है अरस्तु, चौथा है दयानंद सरस्वती। तो बताइए साथियों, एसेज ऑन गीता किसने लिखा है? ये लिखा है अरविंद घोष ने ये पुस्तक लिखी है। उसके बाद 28वां है, मूंछों वाली माँ या बच्चों के गांधी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? मूंछों वाली माँ या बच्चों के गांधी उपनाम से कौन जाने जाते हैं? पहला है गिजुभाई बधेका, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है दयानंद सरस्वती। तो साथियों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? मूंछों वाली माँ और बच्चों के गांधी। तो इसका सही उत्तर है गिजुभाई बधेका को मूंछों की माँ और बच्चों की गांधी के उपनाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, SC ST और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए साथियों ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, अतः यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो SC ST और समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक सहायता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 40 में या अनुच्छेद 45 में
या अनुच्छेद 47 में? तो साथियों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC ST और समाज के कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक सहायता, उन SC ST और समाज के कमज़ोर वर्गों को शिक्षा दी जाएगी, कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। अनुच्छेद 46 में वर्णन मिलता है या वर्णित है। 30वां प्रश्न है साथियों, अंतिम प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प है 22 मई, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 22 जून, चौथा है 23 मई। साथियों इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर है 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, कई बार दिवस से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आप सभी के सामने हमने रखा। निश्चित रूप से ये परीक्षा उपयोगी हैं और LT लेक्चरर या राज्य केंद्र सरकार की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, उन सभी परीक्षाओं में जहां भी शिक्षा मनोविज्ञान पूछा जाएगा, उन स्थानों के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, आप सभी के लिए उपयोगी हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी का जो है फ़ायदा होगा इन प्रश्नों से। साथियों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।